क्रिमिनल हो रहे हैं, नशा करते हैं बच्चे। नरेंद्र मोदी को सबके सामने हाथ जोड़ के ये माफी मांगना पड़ा। जाट सीमा पे भी लड़ता है, जाट खेल में भी लड़ता है। जैसी परिस्थिति जो होगी इंसान को जीना भी वैसे ही चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज जाटों का ये महाअधिवेशन है। आप देख रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार यहाँ का नजारा दिखाएं कि अब तो ये कार्यक्रम जो है वो पूरे शमा पर है और ऐसे में जब लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं, अब जाने का वक्त भी हो गया है और हम पूछने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश भी करेंगे कि चौधरी साहब क्या हाल है आपका, कहाँ से आए हैं आप? हम हरियाणा से आए हैं। जाटों का महाअधिवेशन आज हुआ है और इस अधिवेशन में क्या कुछ ऐसी बातें हुई जो कि सरकार तक इसकी नजर जाएगी। ये नजर जो दोनों जो एक मराठा और एक जाट जी दोनों ने इकट्ठा सा करके न हमारे मोदल बालियान साहब हैं, ये हैं उनको हम एक वकील के तौर पर चुना गया है कि ये हमारी आवाज उठाएंगे और है जी, इसलिए तो आवाज उठी है यहाँ से तो दूर तक जाएगी। अब ऐसे में हम और भी बातचीत करेंगे, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आज का ये जो पूरा अधिवेशन रहा इसका क्या हल निकलेगा। क्या लगता है आपको कि सरकार क्या आपकी बातों को मानेगी? देखो, कोशिश तो करते हैं सरकार मानेगी। मानेगी लेकिन टाइम लेगी सरकार। टाइम लेगी, मानेगी और हमारा हक हमें मिलेगा। अच्छा, अपने हक अधिकार के लिए ये लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं। तमाम चाहे वो मराठा का आरक्षण हो, अभी आपने सुना है, आपने देखा भी, दिल्ली में बड़ी संख्या में मराठा के लोग यहाँ पे पहुंचे हुए थे, अपने आरक्षण की मांग करते हैं। और ये लोग अब जाटों का भी आरक्षण का मामला है। इसमें एक ताजा मामला ये आया है कि 2014 में शायद आप लोगों को आरक्षण मिला था, जो कि 16 में ले लिया गया, वापस ले लिया गया। हाँ। अपना हक की लड़ाई लड़ लिया है हम यहाँ। हक तो हमें चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल। नहीं, पहले जो कांग्रेस सरकार ने 10 साल का आरक्षण दिया सब जाति, जातियों को नहीं मिला, फिर इन्हें बढ़ा दिया। अरे जातियों को हक चाहिए कि ना? बाहर जातियों का बच्चा कौन है? नौकरी चाहिए कि ना चाहिए? सब नहीं चाहिए नौकरी। तो जाट जितना गरीब से बोला है, कौन से पैसे वाले हैं कि भाई? कोई पैसे वाले एक भी कोई नहीं। अपने अधिकार के लिए सब आऊंगा, सब लठी हुए जाऊंगा और मरेंगे भी। और सीमा पे जाट खड़े हैं और हर जगह जाट खड़ जाते, कोई काम ही नहीं चले सरकारों का। अच्छा, मैं एक बात और आपको बता दूं कि जिस तरीके से चाहे वो सीमा पे यानी जवानों की बात हो, किसानों की बात हो या फिर पहलवानों की बात हो, खिलाड़ियों की बात हो, इन तमाम जगहों पर आप देखेंगे कि ज्यादा संख्या में जाट बिरादरी के लोग रहते हैं। अब वो अपने को उपेक्षित समझते हैं या फिर वो संपन्न है, किस आधार पे वो अपनी आरक्षण मांगते हैं, जरा इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमपाल है, हम पलवल जिले से आए हैं। और जो हमारे जाट महाधिवेशन हो रहा है, इस संबंध में असलियत में तो बात यह है कि संपन्न जातियों को आरक्षण मिला हुआ है तो जाट को भी आरक्षण मिलना चाहिए। जाट जाति में भी बहुत ऐसे हैं जो क्या नाम है, बहुत गरीब आदमी है, संपन्न भी हैं, तो सबको आरक्षण जो है मिलना चाहिए। जाट सीमा पे भी लड़ता है, जाट खेल में भी लड़ता है, तो जाटों को आरक्षण भी मिलना चाहिए। तो जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए। देखिए, हर एक जगह पे, चाहे आप कुश्ती के मैदान में चले जाइए, खिलाड़ी हो या पुलिस के सेना में हो जाए, कहीं पर भी आप देखेंगे जाटों की एक अलग से अपनी बिरादरी है। यहाँ पर खड़े हैं कुछ जी। क्या नाम है आपका? मेरा देवेंद्र खोकर। देवेंद्र जी आपका नाम है। क्या आज के इस महाधिवेशन में क्या कुछ हुआ ऐसा जो कि सरकार तक आपकी नजर जाएगी, जो सरकार आपकी बातों को सुने? जाट बिरादरी के सभी जो जिम्मेदार व्यक्ति है इकट्ठे हो रहे हैं और इकट्ठे होकर फैसला लेना चाह रहे हैं कि क्या किया जाए आगे। क्योंकि किसी भी सरकार ने आरक्षण जब लागू हुआ था मंडल कमीशन का, तो जाटों के साथ न्याय नहीं हुआ। तो ये भी समान रूप से पिछड़े हुए थे, शैक्षिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से जो आधार था मंडल कमीशन का, तो उस हिसाब से ये वंचित हुए आरक्षण से और टुकड़ों टुकड़ों में आरक्षण दिया गया। और एक बार 2014 में आरक्षण दिया था, लेकिन वो किसी किन्हीं कारणों से वापिस हो गया। जो ओबीसी कैटेगरी में दूसरी जातियां थी, वे नहीं चाहती थी कि जाटों को आरक्षण मिले, यानी उनके अवसर कम हो गए। तो मौजूदा सरकार जो है, इन्होंने वादा किया है तो इनको वादा याद दिलाएंगे।
देखो इलेक्शन से पहले कोई निर्णय हो जाए। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि इलेक्शन जब सामने होता है, चूंकि अब 2024 बहुत ही करीब है और ऐसे अलग-अलग 5 राज्यों के चुनाव भी हो गए हैं, अभी हो रहे हैं। तो ये जो मांग आप लोग कर रहे हैं, आरक्षण की मांग कर रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है कि सरकार आपकी बातों को मान ले, तो सारा जो है पक्ष उनकी तरफ। यही अवसर होता है कि जब जनता के दरबार में आते हैं राजनेता, तो उसी टाइम पे अपनी बात रखनी होती है। नहीं 5 साल तो सुनाई नहीं करते, तो ये अवसर होता है, देखते हैं इस अवसर पे उनके ये यहाँ। बताइए कि जाट चाहे वो किसान हो या खिलाड़ी हो, पहलवान हो, कुछ भी हो, ऐसा या आप बॉर्डर पे भी देख लीजिए तो जाटों की एक बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या वहाँ पे मौजूद है और कहीं ना कहीं जाट जो है वो उपेक्षित है अभी के सिनारियों में, अभी के दौर में। बिल्कुल आपका वो कहना ठीक है। और मंडल कमीशन में जाटों को शामिल किया गया था, लेकिन किन्हीं कारणवश वो पॉलिटिशियन का की बात थी कि जाटों को वंचित कर दिया। उसके बाद में वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी उस टाइम पर, देवीलाल को कम करने के लिए तो जाटों को हटाकर बाकी जातियों को दे दिया, जबकि मंडल कमीशन में रिकमेंडेशन थी इस तरह की, और किन्हीं कारणों से कुछ हो गया था। वो पॉलिटिकल इश्यूज है, तो पॉलिटिकल तरीके से ही हल होना चाहिए। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कि यदि इस मांग को नहीं माना जा रहा है, समझिए कि इतनी बड़ी बिरादरी आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, सिर्फ ये तो मेरे ख्याल से एक झलकी है, बाकी का जो असर है या बाकी जो योजनाएं हैं वो तो अभी और पक रही होगी कि क्या कुछ करना है, क्योंकि तमाम लोगों से भी हमने बातचीत करी तो बातचीत में ये बात आई कि भाई यदि हमारी बात को नहीं मानेंगे तो हम फिर से जो है वो पानी बंद करेंगे, दूध बंद करेंगे और तमाम ऐसी चीजें जो उनके हक में है वो कर सकते हैं। हो सकता है, ये तो निर्णय बड़े लोगों को लेना है, जो हमारी बिरादरी के जिम्मेदार व्यक्ति हैं उन्हें लेना है। परिणाम हो सकता है क्योंकि 2024 का इलेक्शन अभी सर पे है और ऐसे में तमाम ऐसी पार्टियां हैं, तमाम ऐसे संगठन के लोग हैं जो कि इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि जब समय आता है तो आप अपने मांगों को लेकर जब सरकार से बातचीत करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका फलसफा जो है वो सकारात्मक रूप लिए हुए सामने आता है। ऐसे में हमारे बीच में मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आज के महाधिवेशन में क्या कुछ हुआ, क्या ऐसा कुछ निर्णय आप लोगों की तरफ से हुआ क्या जिसके वजह से कि सरकार आपकी बात को मान पाए। हमारा ऐसा था जी, मेन तो आरक्षण था और हमारे समाज में कुरीतियां हैं उनको दूर करना, बच्चों को शिक्षा दिलाना, अच्छे स्वास्थ्य के बारे में सोचना और समाज की प्रगति के बारे में सोचना। अब हमारा तो ये आज अधिवेशन था, इसका आगाज किया है। देखो अब गवर्नमेंट कितना सुनती है। यहाँ 2 सेंट्रल मिनिस्टर भी थे, एक एक्स सेंट्रल मिनिस्टर, एक मिनिस्टर बाल्याण साहब थे, उनको कहा भाई हमारी मदद करो। और जो वीरेंद्र सिंह हरियाणा के जो पहले मिनिस्टर थे उनको भी बोला गया है। अब वो क्या करते हैं, कितनी मदद करते हैं, हमने तो वकील खड़े किए हैं जी अपने काम कराने के लिए, अपने उसके लिए, अपने समाज के कल्याण के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए जो काम करें हमने उसका आज शुरुआत कर दी। देखिए, तो आज से इसकी शुरुआत हो गई है कि ये समझ सकते हैं कि ये आज जो है वो सिर्फ झलकियां थी, आगे जो योजना बनेगी अब उसके हिसाब से जो कमेटी के लोग या आपके जो सदस्य होंगे, अध्यक्ष होंगे, वो जो निर्णय लेंगे कहीं ना कहीं उसका असर पड़ेगा। वो तो गवर्नमेंट हमारी इसको अधिवेशन को कैसे रिकॉग्नाइज करती है, किस एंगल से देखती है, अगर वो हमारे इसको स्टेप को कंसीडर कर देती है और रादर में एक रिकंसीडर कर लेती है तो हमको फिर आगे कोई स्टेप लेने की कोई जरूरत ही नहीं। हम तो परिस्थितियों के अनुसार ही आगे अपने पैर बढ़ाएंगे, अपने पग बढ़ाएंगे। जैसी परिस्थिति होगी इंसान को जीना भी वैसे ही चाहिए, जीना भी वैसे चाहिए। देखिए, और परिस्थिति जैसी होंगी वैसे हम स्टेप लेंगे। देखिए, स्टेप लेने की बात हो रही है, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की बात करते हैं, वो बात करते हैं कि देश शिक्षित हो जाए, शिक्षा का ही सवाल लेकर के ये बैठे हुए हैं, अपनी आरक्षण की बात को लेकर के ये बैठे हुए हैं, यानी इनके हक अधिकार की जो बात है, क्योंकि बार बार हमने देखा है चाहे वो प्रधानमंत्री के मन की बात हो या फिर जनता का संबोधन हो, जहां जहां पे चुनाव हो रहा है, या वैसे भी वो संबोधन में अपनी एक बात को जरूर रखते हैं कि सबको शिक्षा का अधिकार है और जो जिसका हक और अधिकार है वो उसको मिलना चाहिए। लेकिन कितना उसको हक अधिकार मिला है ये
देखने वाली बात होगी। और ऐसे में अपने ही हक और अधिकार के लिए जब इन लोगों को ताल कटोरा ऐसे स्टेडियम में आना पड़े, दिल्ली के जंतर मंतर पर जाके बैठना पड़े, या दिल्ली के तमाम ऐसे क्षेत्रों में अलग अलग रूप से अपनी बात को करनी पड़े, तो कहीं ना कहीं कथनी और करने में फर्क साफ दिखाई देता है। ऐसे में अब 2024 का इलेक्शन है और क्या कुछ मूड में है, क्या जाट समाज के लोग सोचते हैं, क्योंकि जाट समाज के साथ में 36 बिरादरी उनके इर्द गिर्द घूमती है, तो खाली हम जाट को नहीं कहेंगे बल्कि 36 बिरादरी भी आप लोगों के साथ में सहयोगी ऐसे लोग हैं कि जिसकी वजह से कि सरकार का जो पलड़ा है वो कहीं ना कहीं गिर सकता है। ये जाट समाज से मतलब आप ये निकाल लो, जो एग्रीकल्चरिस्ट है ना, उसमें गुजर भी हुए, जाट भी हुए, अहिर भी हुए, मराठे भी आज आए हुए हैं, रोड समाज भी आया हुआ है। जो कुछ है वो सारा सब कुछ हमारा समाज एग्रीकल्चरिस्ट है। और इस जाट समाज के साथ ही इसके साथ जो एसेसरीज बोलोगे तुम, वो जुड़ी हुई है, जिसमें नाई, तेली, लोहार, कुम्हार जो है ना, अदर ओबीसी क्लासेस, वो भी जुड़ी हुई है। एक चीज आप तो हम क्यों नहीं जुड़े हुए हैं? जी बिल्कुल कर लीजिए। एक चीज आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी कई बार भाषणों में आपने भी सुना होगा कि मैं ओबीसी समाज से आता हूं, और अभी जो फलसफा हुआ है कि जातिगत जनगणना की भी एक बात हो रही है, ठीक है, तो ऐसे में जो उसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि आप लोग ओबीसी समाज से बिलोंग करते हैं और प्रधानमंत्री भी ओबीसी समाज में है, तो क्या ऐसे में क्या लगता है कि इसका कुछ असर पड़ेगा क्या? देखो, ये तो बात है, ये तो इन्होंने एक उठा लिया, क्वेश्चन उठा लिया कि ओबीसी गणना करो, ओबीसी सबको पता है, सबको पता है। उसका एक ही मोटिव है कि भी कैसे प्लानिंग करें, सब लोगों को साथ लेके चले, हर जाति को रिप्रेजेंटेशन वहां मिले, इसलिए करते हैं। लेकिन उसके में तो सब लोग है, अब हमारा समाज भी पिछड़ा हुआ है, सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है। अब जैसे यादव है, गुजर हैं, हम लोगों का एक ही पैटर्न है, वही खेती का हिसाब किताब है, रहन सहन एक, संस्कृत एक ही बात है। तो उनके साथ वो भी हमारे भाई, हम भी उनके साथ चाहते हैं भी हमारे बच्चों को मिला रखे। खेती की बात हो रही है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2022 में ही उनका ये था कि 2022 तक जो है सभी किसानों की आमदनी है वो दोगुनी हो जाएगी। तो क्या आपकी आमदनी? देखो सर, दुगुनी एकदम तो होती नहीं है। उनका मतलब ये है कि अभी तुम ट्रेडिशनल जो क्रॉप्स है उसको हटा के दूसरे टाइप की क्रॉप जो महंगी है वो यूज करो, वो बो, उससे आपका पैसा एकदम डबल तो हो नहीं सकती सर, पॉसिबल नहीं है ना इतना। तो ये तो किसान को छोड़ के बाकी हर व्यापारी की या हर उसकी दुगनी हुई है, लेकिन किसान आज भी वहीं पर है। जबकि किसान अन्नदाता है। दर्शकों, इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि किसान, आपको याद होगा, लगभग 13 महीने से भी ज्यादा, कुछ ज्यादा दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर किसान बैठे रहे अपने हक और अधिकार के लिए, और अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबके सामने हाथ जोड़ के ये माफी मांगना पड़ा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है कानून बना के। जी, हाँ, बिल्कुल मांगना पड़ा उन्होंने। तो ये डरने वाली बात या हिचकनी पीछे हटने वाली बात कहीं नहीं होती है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। तो सर, क्या लगता है कि ये जो एक झलकियां आप लोगों ने आज दिया है यहाँ पर, इससे बढ़ के और कुछ ऐसी आज मैं आपको एक चीज बताऊं, आमदनी ना होने की वजह से आज जाटों के बच्चे, ठीक है, जाटों के या जो भी एग्रीकल्चर्स हैं, उनके बच्चे आज नशे की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई रोजगार नहीं है। अगर उनको रोजगार मिलता, आरक्षण मिलता, तो वो आज नशे की तरफ नहीं भागते ना। आज बच्चे बिगड़ रहे हैं, बहुत से ज्यादा क्रिमिनल हो रहे हैं, नशा करते हैं बच्चे। अच्छा, ये जो समान शिक्षा की बात हो रही है सर, समान शिक्षा होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी भी बार बार जिक्र करते हैं कि समान शिक्षा की होनी चाहिए, तो क्या आप लोगों को क्या शिक्षा में कोई तरह का परेशानी हो रही है जो आपको नहीं मिलती शिक्षा? आसपास कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है जो मिलनी चाहिए। एक गांव का लड़का 5 किलोमीटर के लिए जाके पढ़ने जाता है, पढ़ने आता है, तो उसको क्या आने जाने में समय लग जाता है, पढ़ेगा क्या वो? इसलिए जो फैसिलिटीज होनी चाहिए ना, हेल्थ की और एजुकेशन की, वो नियरेस्ट डोर पे होनी चाहिए। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारी खबरें आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।